हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। इस करंट फर्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सर्विस। क्रूज क्या होती है? जो जहाज़ जो बेहतरीन सुविधाओं वाला होता है वो होता है क्रूज, जो कि इंडिया में इंटरनेशनल बॉर्डर को होते हुए पहुंच रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे 3D मैप के थ्रू, और कैसे कैसे जाएगा ये सब आपको बताएंगे। और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दूसरे भी कंटेंट है, उस सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई। तो इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? आंसर होगा MV गंगा विलास। इस क्रूज का नाम है, ठीक है, महत्वपूर्ण बात, MV गंगा विलास। तो ये वाराणसी से रवाना किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और ये क्रूज आप देख रहे हैं। तो वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया है, इसको हरी झंडी दिखाई गई वर्चुअली। ओके, तो और कैसे कैसे कहाँ जाएगी एक मैप के थ्रू भी दिखा देते हैं आपको। प्यारा भारत है और यहाँ से निकलते हुए और ये इस रूट को होते हुए यहाँ पहुँचेगी। तो एक क्वेश्चन अगला लेते हैं और फिर आपको मैप में और डिटेल में 3D रूप में बताएंगे आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि 2022 का जो टोटल करंट अफेयर्स का बुक है वो अवेलेबल हो चुका है आप सबके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। बेहतरीन ढंग से बताया गया है, अच्छा खासा चौड़ी किताब बनाई गई है। जो पिछली बार आपने कहा था, कुछ सुझाव दिए थे उसी के मुताबिक, और तमाम जो भी कंटेंट है 1500 MCQ हैं विद नोट्स। तो ये है आप सबके लिए। जिन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया अभी तक वो ज़रूर कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका बताया हुआ कि कैसे ऑर्डर करना है, कैसे परचेज कर सकते हैं आप। और मेंबरशिप भी है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसमें। 1 ईयर का मेंबरशिप है मात्र 150 रुपये में, और इसके साथ 20% की छूट भी मिल रही है, फ्री शिपिंग भी मिल रही है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सर्विस कितनी लंबी है? 3200 किलोमीटर। तो किन दो राज्यों के बीच में शुरू हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जामिनेशन में। आंसर होगा उत्तर प्रदेश और असम, इन दो राज्यों के बीच में। और ये वाया कहाँ से जाएगी? तो बांग्लादेश, ठीक है। तो 51 डेज़ में इंडिया से बांग्लादेश और फिर वहाँ से असम में पहुँच जाएगी, ठीक है। और दो राज्यों के बीच में है, 3200 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। किन नदियों से होकर जाएगा? तो एक तो इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। मैप के थ्रू भी आपको बताते हैं। ओके, तो मैप में देखा ही था आपने, और ये यहाँ पर है, ये रहा वाराणसी, और यहाँ है बोगीबिल। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर ये बोगीबिल जो असम का एक पोर्ट है, तो वहाँ पर ये पहुँचेगा, रिवर पोर्ट, ठीक है। और ये इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट यानी IPRP से होते हुए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को जोड़ेगा। दो नदियों के बीच में ये चलना है। और ये नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 1 कौन सा? जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये नेशनल वाटरवे 1 है यहाँ तक, ठीक है। और दूसरा है नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2 कौन सा है? यहाँ से ये वाला हिस्सा, तीन दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो MV गंगा विलास है, इसमें सभी तरह की लग्जरी सुविधाएं हैं, 3 डेक हैं, और 36 पर्यटकों वाली क्षमता का 18 स्वीट है। और पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के कई यात्रियों ने उसमें यात्रा की, 32 पर्यटक थे, उन लोगों ने यात्रा की है, और बहुत ही शानदार ढंग से इसको बनाया गया, ठीक है। अब ले चलते हैं आपको कहाँ पर, बताते हैं कि कैसे ये वाराणसी में किस जगह से ये चल रहा है। तो ये वाराणसी देख रहे हैं आप, और यहाँ पर ये काशी विश्वनाथ का परिसर है, ठीक है, यहाँ वाला हिस्सा। और इसी के पास से ये रवाना हुआ है MV गंगा विलास, ठीक है। और ये गंगा नदी से चलेगी, आगे बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ते हुए पूरा नज़ारा दिखाते हुए 56 डेज़ की ये पूरी यात्रा होगी। इस तरीके से यहाँ से निकलते हुए अगर हम आपको दिखाएं, हाँ ये, ठीक है। तो यहाँ से और गंगा रिवर से होते हुए बिहार में पटना वगैरह होते हुए आगे बढ़कर
फिर ये बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश में जाकर और फिर इस तरीके से असम में पहुंचते हुए और यहाँ पर बोगीबिल नाम का एक पोर्ट है, जगह है, वहीं पर ये MV गंगा विलास पहुँचेगा। 51 डेज़ का है और ये कहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर बोगीबिल ले चलते हैं आपको। इस जगह पर ये पहुँचाने का ये है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक पर्यटक पूरा रेंज बनाने की योजना बनाई गई है और उस पर कदम शुरू भी हो चुका है। 51 डेज़ का है और इसमें कई विश्व स्थल जो धरोहर हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, नदी घाटी है, ओके, जैसे बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, वहाँ से होते हुए और वहाँ का नज़ारा, वहाँ पूरा पर्यटन करवाते हुए, घुमाते हुए और ये पूरा नज़ारा, ये सब फिर असम में, अच्छा बांग्लादेश में भी पर्यटन इसका हिस्सा है, वहाँ भी लोग जाकर पर्यटक स्थलों पर जा सकते हैं उस तरीके से और यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है। क्रूज क्या होता है? क्रूज जो है ना, वो एक जहाज़ है जिसमें बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं हैं, लग्जरी सुविधाएं जो होती हैं, तो उसको क्रूज कहते हैं। ठीक है। और इस सर्विस से दोनों जगहों पर, जहाँ जहाँ से किनारे से ये जहाज़ जाएगा, MV गंगा विलास, वहाँ बहुत सारे फ़ायदे होंगे, पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार वगैरह भी मिलेगा जहाँ जहाँ ये रुकेगा। ठीक है। और असम के लोग अपना व्यापार, कार्गो, इन सब को बढ़ाने के लिए ये जो पूरा रूट है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से सामान यहाँ लाना हो, यहाँ से सामान यहाँ लाना हो। और हाँ, इसको पूरे रूट को बनाना कोई आसान काम नहीं था। बनाने का मतलब क्या हुआ, नदी तो थी, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर ये जो गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं और यहाँ पर सिल्ट बहुत होता है। सिल्ट का मतलब वहाँ से जो पत्थर के टुकड़े हैं या मिट्टी है, बालू है, वो सब पूरे रास्ते में आते हैं और उसकी वजह से क्या है ना, जैसे बहुत सारे बांध वगैरह बन गए हैं तो उसकी वजह से सिल्ट नदियों में जमा हो गया, तो उसके जो तल है वो थोड़ा ऊपर आ गया, तो जहाज़ों को दिक्कत होती है। ऐसे में क्या किया गया, इन पूरे जगहों पर उड़ाही ज़बरदस्त ढंग से की गई है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी उड़ाही करवाई गई इन नदियों को और उसके बाद ये सफल हुआ पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने का मामला। ओके, अच्छा, इसका यूज़ ना पहले कार्गो के रूप में होता रहा है। करीब 1-2 साल पहले से शुरू हुआ, मोदी गवर्नमेंट में ये सब शुरू हुआ था। कार्गो जैसे मारुति सुजुकी अपने वाहनों को ले जाने के लिए इस रूट का भी इस्तेमाल करती रही, से इधर लाना होगा या इस तरफ यानी असम में ले जाना है अपने वाहन बेचने के लिए, तो वो तो बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपने समझा और ज़रूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज सर्विस है। आप इससे ध्यान रखना कि दुनिया की सबसे बड़ी ये क्रूज सर्विस नहीं है, रिवर क्रूज सर्विस। क्रूज बहुत सारे हैं जो एक देश से दूसरे देश में बहुत लंबे लंबे इलाके में, एक महासागर से दूसरे महासागर में क्रूज सर्विस चलती है बहुत लंबे लंबे समय के लिए, लेकिन ये रिवर की बात हो रही है, नदी में क्रूज चलने वाला सबसे लंबा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और मुझे लगता है पसंद आया होगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। क्वेश्चन होगा अगला, हॉकी इंडिया ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 के लिए पहले मेटावर्स को लॉन्च किया, तो इसका नाम बताएं। FIH मेंस वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, कहाँ पर, ओडिशा में। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, हॉकी वर्स। ठीक है, और न्यूज़ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, हॉकी वर्स जो है ना उसके बारे में बताते हैं। ये जो वर्ल्ड कप है वो 13 से 29 जनवरी तक भुवनेश्वर और राउरकेला में ये आयोजित किया गया है। वर्ल्ड कप पुरुषों का ये हॉकी वर्ल्ड कप है और इसके लिए हॉकी इंडिया ने मेटावर्स लॉन्च किया है। मेटावर्स का नाम हॉकी वर्स रखा गया। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसके थ्रू लोग जो गेम्स है ना उसको रियल तौर पर फील कर पाएंगे। उनको लगेगा कि इसके ज़रिए ऐसा लगेगा कि वो उसी जगह पर बैठे हुए हैं, उस स्टेडियम में बैठे हुए हैं और वो मैच देख रहे हैं, यानी स्टेडियम जैसा अनुभव होगा। टाइम मशीन भी होगा। टाइम मशीन का मतलब क्या होगा, पीछे जाकर देखने का भी इसमें सिस्टम होगा कि हम
कुछ देर पहले देख रहे हैं क्या रहा था। ओके, और इसमें यही लगाना होगा, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गेम्स देखे होंगे, उसमें जिस तरीके से आप खेलते हैं, अगर मेटावर्स वाले गेम्स अगर खेलते होंगे तो उसमें एक ख़ास तरह का ग्लास पहनना होता है और उसके बाद आप वर्चुअल रियलिटी में चले जाते हैं। तो वही सेम सिस्टम यहाँ पर होगा। ओके, और इसके ज़रिए आप खिलाड़ियों के साथ सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। एक अलग तरह का अनुभव वहाँ पर किया जाएगा, ले सकते हैं लोग। ठीक है, तो हॉकी वर्ल्ड कप ये आयोजन हो रहा है ओडिशा में। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। अगर हम बात करेंगे कि भारत में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो कब कब आयोजन हुआ था, तो 1982 में हुआ था मुंबई में, 2010 में न्यू दिल्ली में हुआ था, 2018 में भुवनेश्वर में और 2013 में भुवनेश्वर राउरकेला में। ओके, हॉकी इंडिया की भी बात कर लें, स्थापना हुई थी 2009 में। अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। ओके, और कौन आयोजन करा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, FIH करवा रहा है। और मुख्यालय कहाँ है FIH का? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। शरद यादव का निधन हो गया 75 ईयर के एज में 12 जनवरी को। तो वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? आंसर होगा राजनीति। JDU के पूर्व अध्यक्ष थे शरद यादव, उनका निधन हो गया 12 जनवरी को और उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1947 को और निधन हुआ 12 जनवरी 2023 को। बीमार थे कुछ वक्त से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी 1971 में और फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके विचारों से प्रेरित थे और 1989 में उनकी शादी हुई थी। और ऐसे वो पहले व्यक्ति, ऐसे पहले सांसद थे जिन्होंने 3 राज्यों से सांसद का पद संभाला था। 3 राज्यों से। कौन कौन से? लोकसभा सांसद के तौर पर। और 1974 और 1977 में जबलपुर से उन्होंने चुनाव जीता था, मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव। और फिर उत्तर प्रदेश बदायूं लोकसभा चुनाव जीता 1989 में। ओके, और फिर बिहार के मधेपुरा लोकसभा चुनाव जीता 1989 में। ओके, लोकसभा में वो 7 बार और राज्यसभा में वो 3 बार चुने गए थे। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि ऐसे पहले सांसद जिन्हें 3 राज्यों से चुने जाने का मौका मिला था। ठीक है, तो वो हैं शरद यादव। बिहार में काफ़ी पॉपुलर थे और अलग अलग समय में केंद्रीय मंत्री भी रहे। पहले जनता दल के अध्यक्ष थे, बाद में JDU उसके अध्यक्ष रहे। 2017 में नीतीश कुमार से अनबन हुई, उसके बाद फिर अलग पार्टी का गठन भी किया था उन्होंने, लोकतांत्रिक जनता दल LJD का। ओके, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार कितने देश के NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय, तो वो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का उपयोग करके UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर होगा 10। टोटल 10 ऐसे देश हैं जिसके जो NRI हैं वो यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ आप देख रहे हैं। ठीक है, तो NPCI ने गाइडलाइन जारी की है और इसमें ये कहा है। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, उसके बारे में बताते हैं। क्या क्या शर्तें? उससे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से 10 जो है वो कंट्री हैं। तो ये सब जो है ना, लिस्ट देख रहे हैं आप, वो सब कौन कौन? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE और ब्रिटेन। तो ये 10 देशों में जो NIR रह रहे हैं वो उनके लिए भारतीय मोबाइल नंबर होने की बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, अब तक ये होता था कि जो इंडियन मोबाइल नंबर है उसी से कोई व्यक्ति कर पाता था, बाहर के मोबाइल नंबर से नहीं हो पाता था। तो लेकिन वहाँ जो है ना, इन देशों में ये है कि उसके लिए वो ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, UPI ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, आपको पता होगा, आप तो यूज़ करते होंगे। और एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ही रकम ट्रांसफ़र होने की इजाज़त होती है और इसको चलाता है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
ठीक है। और इसका पूरा नियंत्रण जो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन के हाथ में है और बहुत तेज़ी से इसमें फंड ट्रांसफ़र होता है। तो अब सवाल ये भी है कि एनआरआई कैसे यूज़ करेंगे, तो वो अपना वही नंबर यानी जो भी मोबाइल नंबर है उनका उन 10 देशों में, तो वहाँ के एनआरई और एनआरओ, कौन से एनआरई और एनआरओ अकाउंट होता है, तो उससे यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर मतलब ये हुआ कि वो एनआरआई जिनके पास एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, तो उसका अकाउंट या फिर बैंक में, या फिर एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी वो अकाउंट है इंडियन बैंक में, तो वो यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, बैंकिंग वाले जो स्टूडेंट हैं ना खासतौर पे वो इस चीज़ को ध्यान दें। हालांकि कुछ शर्तें भी हैं कि एनआरआई जब यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त आरबीआई का जो फेमा कानून है यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो उसके गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल ये है कि एनआरई जो अकाउंट है वो बैंक में वो क्या होता है, तो वो है एक तो एनआरई एक एनआरओ होता है। तो एनआरई अकाउंट क्या हुआ, तो भारत के किसी बैंक में वो अकाउंट जिसमें विदेश से कमाया हुआ पैसा रखा जाता है, तो उसको एनआरई अकाउंट कहते हैं। ओके, एक होता है एनआरओ अकाउंट, यानी यदि आप भारत से बाहर रहते हैं और भारत से अपनी जो इनकम होती है उस जैसे कि किराया हो गया, पेंशन हो गया, ब्याज वगैरह वगैरह, तो उसको भारत के जिस बैंक खाते में रखते हैं तो उसको कहते हैं एनआरओ अकाउंट। ठीक है, तो इन दो अकाउंट के जरिए ही यूपीआई का ट्रांजैक्शन संभव हो पाएगा, यूपीआई से उसको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये भी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? नंबर 1 कौन है? आंसर होगा जापान। जापान नंबर 1 है। शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जिस पासपोर्ट को लेकर आप बिना वीज़ा के कितने ज़्यादा देशों में विजिट कर सकते हैं वो। तो ये जो लिस्ट है ना, ये इंडेक्स है, वो 10 जनवरी को जारी की गई है और जापान का सबसे पावरफुल ये माना गया है, 5वें साल सब मोस्ट पावरफुल है। जापान के पासपोर्ट से 193 देशों में बिना वीज़ा के जाया जा सकता है। तो इस लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट देश हैं उन सबके नाम बताते हैं। जैसे जापान है, 193 देशों में बिना वीज़ा के आप जा सकते हैं। दूसरे स्थान पर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है, उसके जो नागरिक हैं वो 192 देशों में फ्री वीज़ा यात्रा कर सकते हैं, वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं होगी, केवल पासपोर्ट उनके पास वहाँ का होना चाहिए। जर्मनी और स्पेन उसका स्थान तीसरा है और 190 देशों में। चौथे स्थान पर फिनलैंड है, इटली और लक्ज़मबर्ग, उसके नागरिक 189 देशों में फ्री वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। 5वें स्थान पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन है, 188 देशों में यात्रा कर सकते हैं। बाकी टॉप 10 की ये लिस्ट रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की। क्वेश्चन होगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत का क्या स्थान है? आंसर होगा 85th स्थान पर है। अब भारत के पासपोर्ट को इस्तेमाल करके 59 कंट्री में जा सकते हैं बिना वीज़ा के। पासपोर्ट बस लीजिए और 59 देशों में आप जा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे पिछले कुछ वर्षों में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 2022 में 83 थी, लेकिन अभी क्या है? अभी है 85। 2021 में 85 थी, ठीक है, उसका 2022 में सुधरा था, लेकिन अब फिर 85th पे हम लोग पहुंच गए हैं, 85। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करेंगे तो चीन की रैंकिंग 66 है, भूटान की 90 है, म्यांमार की 96 है, श्रीलंका की 100 है, बांग्लादेश की 101 है, नेपाल की 103 रैंक है। यहाँ रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान की 106 है, काफ़ी पीछे है। अफ़गानिस्तान अंतिम स्थान पर है, 109 रैंक है उसकी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात आपने समझा और ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है
और तिमाही में लॉन्च किया जाता है। तो ये जनवरी का जो डेटा है उसके अनुसार आपने ये समझा। और इसको कौन जारी करता है? तो लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म है, हेनली एंड पार्टनर्स, तो उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। दुनिया भर में इसकी काफ़ी मान्यता होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों में PM 2.5, PM प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ओके, पार्टिकुलर मैटर है। ठीक है, तो उसके स्तर के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? आंसर का दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित। PM 2.5 जो पार्टिकल हैं उसके पॉल्यूशन के मामले में। और न्यूज़ आप देख रहे हैं, दिल्ली लगातार रहा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। जो सुरक्षित लेवल था उससे बहुत ही ज़्यादा था 2.5। 2019 में यहाँ पर 108 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर वहाँ पॉल्यूशन था। लेकिन अगर हम 2022 की बात करेंगे तो कुछ तो कम हुआ, 99 माइक्रोन पर घन मीटर, लेकिन स्थिति खराब रही। अगर हम रैंकिंग की बात करेंगे अलग अलग शहरों की, नंबर 1 दिल्ली है, सेकंड पे फरीदाबाद और थर्ड पे गाजियाबाद। ठीक है, अगर हम बात करेंगे PM 10 पार्टिकल के मामले में तो वो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा है। अब सवाल ये है, आप पूछ सकते हैं हमसे कि ये PM 2.5 से क्या फ़र्क होता है। और एक और आंकड़ा, एक और मैंने बताया था PM 10। देखिए PM 2.5 जो है ना वो बहुत ही महीन हुआ। अगर ये पॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि फेफड़े में नाक के जरिए हम वो डस्ट को ना बहुत बड़े पैमाने पर अंदर लेते हैं और उससे अस्थमा और तमाम तरह की समस्याएं वो हो सकती हैं। PM 10 जो होता है ना वो थोड़ा सा मोटा हुआ, ठीक है, इससे 4 गुना ज़्यादा मोटा महीन कण हुआ। वो हम सीधे इनहेल नहीं करते हैं, उसका हमें हमारे स्किन वगैरह पर तो असर होता है, लेकिन इनहेल करने में यानी सांस के द्वारा वो कम पहुंच पाता है। तो वैसे तो नुकसानदायक है PM 10 भी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है कैंसर और तमाम तरह के अस्थमा वगैरह के लिए ये जिम्मेदार होता है PM 2.5 जो कण है। PM 2.5 यानी जो एक उसका सबसे छोटा जो चीज़ हुआ, पार्टिकल मैटर हुआ, वो 2.5 स्तर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO के रूप में किसके नाम को मंजूरी दी है? आंसर होगा सुरिंदर चावला। ठीक है, सुरिंदर चावला MD और CEO वो 2025 तक रहेंगे, तो उसकी मंजूरी RBI ने दे दी है। इससे पहले CEO थे सतीश कुमार गुप्ता, लेकिन अब ये हो गए हैं। क्या नाम है इनका? सुरिंदर चावला। ठीक है, पेटीएम की बात कर लें, संस्थापक और CEO कौन है पेटीएम के? विजय शेखर शर्मा। स्थापना हुई थी 2010 में, मुख्यालय नोएडा में। लेकिन ये साहब जो हैं वो क्या बने हैं? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बने। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। ठीक है, और ये पेटीएम का ही एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हिमालयी क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV विकसित किया है जो चीन और पाकिस्तान के जो हिमालय बॉर्डर है, उतनी जो ऊंचाई है वहाँ पर सामान ले जाने में मददगार होगा? ओके, तो आंसर होगा DRDO ने बनाया है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी जो महाराष्ट्र में वहाँ नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई है, DRDO ने उसी के दौरान UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल उसको प्रदर्शित किया, मानव रहित यान को। और इसमें ये वैसे तो कई सारे हैं UAV इंडियन आर्मी के पास हैं अवेलेबल, लेकिन बहुत सारे जो है ना वो इतनी ऊंचाई पर कोई सामान उठा कर ले जाने में थोड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। वैसे तो हिमालयी क्षेत्रों में हमारे जो ड्रोन हैं, UAV हैं, वो जाकर नज़ारा लेते हैं और फोटोग्राफी करते हैं पूरी स्थिति का, जो दुश्मन क्या कर रहा है, पड़ोसी देश क्या कर रहा है, किस सीमा तक है।
लेकिन सामान ले जाने के लिए क्या होता था कि हेलीकॉप्टर वगैरह का ही यूज़ होता था आमतौर पे, लेकिन अब ये होगा कि बहुत बड़ा, मतलब ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं तो छोटा सा एक ड्रोन है, लेकिन वो बहुत बड़े ड्रोन जिससे हथियार, गोला बारूद वगैरह वगैरह वो सब उठा के हिमालय के उतनी ऊंचाई वाले क्षेत्र में, यानी 14,000 फीट की ऊंचाई पर सिक्किम में, वहाँ पर ले जाया जा सकता है सामान को। ठीक है, तो टेस्ट वगैरह हो रहा है, अब बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, उसके बाद सेना को ये दे दिया जाएगा ताकि हिमालयी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल आराम से हो सके। ठीक है, बहुत जल्दी सामान पहुंचाने में। डीआरडीओ की बात कर लें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गठन हुआ था 1958 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है अभी? चेयरपर्सन समीर वी कामत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट मध्य प्रदेश 2023 नाम था इसका। तो उसका आयोजन जनवरी 2023 में हुआ। तो उद्घाटन किसने किया? इंदौर में आयोजित हुआ। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 11 और 12 जनवरी को इंदौर में आयोजित किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे नहीं थे, वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया इन्वेस्ट मध्य प्रदेश 2023 का में। ठीक है, और उद्देश्य ये है कि राज्य में निवेश को जो है वहाँ बढ़ावा मिले। ठीक है, और बताया जाता है कि 65 देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के लोग हैं, उन सब ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजधानी भोपाल है, गवर्नर है मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 83rd अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने किया। तो ये कहाँ पर आयोजन किया गया था? इसका आंसर होगा जयपुर, राजस्थान में। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तो उन्होंने 11 जनवरी को जयपुर में इसका, यानी क्या इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, तो इसे प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स मीटिंग कहेंगे। ठीक है, सम्मेलन कहेंगे इसे। और ये इस तरीके देख रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? अशोक गहलोत। तो उन्होंने देश भर के विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी हुए, तो उन सब के साथ मीटिंग की, सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। ओके, और उपराष्ट्रपति तो मौजूद थे ही। ओके, इसके बारे में बताऊं, जो सम्मेलन है, इस पहला सम्मेलन हुआ था 1921 में शिमला में, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। और ये जो भारत के जो विधायी निकाय हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी का आयोजन हुआ 2023 में जयपुर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 में वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर स्थित है? इनमें से कौन सा? आंसर होगा गंगा किनारे, गंगा नदी के किनारे टेंट सिटी, उसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली। और ये वाराणसी के प्रसिद्ध घाट जो हैं, वहाँ पर गंगा के किनारे ये पर्यटन को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से ये टेंट सिटी का आयोजन किया गया है। और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के तहत वाराणसी विकास प्राधिकरण उसके द्वारा विकसित किया गया। तो यहाँ पर पर्यटक जा सकते हैं, और ये हर साल अक्टूबर से जून तक ये चालू रहेगा। ठीक है, अक्टूबर से लेकर अगले साल के जून महीने तक। हालांकि जब बारिश होगी ना, जल स्तर अगर बढ़ता है तो उसको हटा दिया जाएगा, यानी 3 महीने लगभग ये टेंट सिटी वहाँ से उजड़ जाएगा, हट जाएगा, फिर लग जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजधानी है लखनऊ। गवर्नर कौन है अभी? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हैदराबाद के किन मकबरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए अमेरिकी सरकार करीब $2.5 लाख, 2 करोड़ रुपए लगभग होते हैं, तो उसकी वित्तीय सहायता देगी? आंसर होगा पैगाह के मकबरे। ठीक है, तो 6 पैगाह मकबरों का संरक्षण और रिनोवेशन, इन सब के लिए ये रकम दिया जा रहा है। और ये सब जो है ना, वो द यूएस एम्बेसडर फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, उसके तहत ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। न्यूज़ आप देख रहे हैं ये, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं फोटोग्राफ उस मकबरे का। ओके, तो हैदराबाद का जो आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर है, वो इन सब का संरक्षण करेगा, देखभाल करेगा इन मकबरों का,
टॉम का, इंग्लिश में टॉम कहते हैं मकबरे को। और इसे बनाया गया था कब? 18वीं और 19वीं सदी में बनाया गया था। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए चुने हुए कंटेंट हम लोग लेकर आते हैं, ठीक है। तो दिन नहीं आ पाया था कंटेंट, उसके लिए हमें खेद है। कोशिश होगी, रेगुलर है। और ये जो बुक है आप देखना ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ऑर्डर दे सकते हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स ने इस बुक को लिया है और तमाम एग्ज़ामिनेशन में इससे काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी आपको। ओके, चलिए मिलते हैं कल ज़रूर वीडियो आएगा आपके लिए।